यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि के यहाँ पर जो टेस्ट है यूपीपीसीएस का, इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट नंबर रहेगा 11 नंबर है, राइट। टेस्ट नंबर 11 हम लोग यहाँ पर 9 नंबर तक देख चुके थे। टेस्ट 9 देखा था, 10 कहाँ गया? 10 नंबर सी सेट है। सी सेट का हम लोग आपको पीडीएफ देंगे, पीडीएफ से आपको सी सेट की जो प्रैक्टिस वो करनी है। ठीक है, जीएस के हम लोग यहाँ पर करेंगे। आता स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। और हम लोग पता है अपना टेस्ट यहाँ पर कर चुके हैं, एक जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है, यूकेटी अपना चैनल, इसका एक टेस्ट नंबर 3 है, वो कर चुके हैं। वो भी पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ से दृष्टि का ये भी सॉल्व करो आप। ठीक है, आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, देखते हैं यहाँ से। और 75-76 क्वेश्चन तक कवर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं इसको। फर्स्ट में यहाँ पर बोला है विथ रेफरेंस द कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम विच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। परिस्थिति तंत्र की संकल्पना के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही है? पहली बात यहाँ से इसमें बोला है कि ये एक यहाँ पर परिस्थिति तंत्र केवल जीवित जो यहाँ पर घटक है उससे मिलकर बनता है। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखो जो जीवित घटक है उससे पौधे, सूक्ष्म जीव है ना, और पशु, ये सब यहाँ पर जीव घटकों के जैसे कि उसमें दोनों सम्मिलित हो करता है, और ये पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड, इकोसिस्टम शब्द की अवधारणा जो है ये एजी टेंसलर द्वारा दी गई थी, ये बात करेक्ट है। ओनली 2 सही होगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए प्रविकथन और कारण है। 2 प्रजातियां एक ही वस्तु को साझा कर सकती हैं लेकिन उनके निकेत अलग अलग होते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है निकेत से तात्पर्य किसी प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका से संसाधन उपयोग के प्रारूप से होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से इसकी व्याख्या कर रहा है, करेक्ट है। ठीक है, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। तीसरा बोला निम्नलिखित में से कौन सा खुले में महासागर में गहरी झील परिस्थिति तंत्र को लेकर के सही चरण श्रृंखला को लेकर दर्शा रहा है, खास श्रृंखला को बताना है। आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर यहाँ से ये क्या होगा? सी करेक्ट है। यहाँ से पादपप्लवक, जंतुप्लवक, छोटी मछली और सार्क इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन 4 आते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें बोले पोषण स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह की दिशा में संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? ऊर्जा का पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है और किसी प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। पहली बात क्या होगी? देखो चौथे का जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पहली बात एकदम सही है। सेकेंड, आधारभूत स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा हमेशा सबसे कम होती है और प्रत्येक क्रमिक उच्च स्तर पर ये बढ़नी होनी ही चाहिए। सेकेंड बात गलत है, ऐसा नहीं कि बढ़नी ही चाहिए, है ना, तो गलत हो जाएगी बात, पॉइंट इसका, है ना। क्योंकि यहाँ पर कभी कभी उल्टा जो कभी यहाँ पर ये उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक ऊर्जा स्तर उत्तरोत्तर से घटती जाती है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर है। इन्हें बोला कि अभिकथन है और कारण आर। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें महासागर में बायोमास जो भार का परिस्थितिक पिरामिड उल्टा होता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से जो कि ये करेक्ट है। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्या? 5वें का पहला करेक्ट है। सेकंड, दूसरा बोला कि जलीय परिस्थितिक तंत्र में किसी दिए गए समय में पादप प्लवक का उपयोग बायोमास प्लवक की तुलना में कम होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या है? 5वें का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? इसकी व्याख्या कौन कर रहा है? 1 और दूसरे की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, सही आंसर यहाँ से 5वें का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है कि अनुकरण शब्द और इसका विवरण दे रखा है, कौन सा होगा बताना है आपको। ठीक है, देखते हैं इसमें। पहला बोला है मूल अन्वेषक क्या होते हैं? कर्मिकी चक्रण क्या होते हैं? ठीक है, और चरम समुदाय क्या होता है? और यहाँ से द्वितीयक अनुकरण क्या होता है, ये बताना है। तो देखते हैं यहाँ से आंसर इसका क्या होगा। ये हो जाएगा पहला यहाँ पर होगा आपका ये पहला हो जाएगा। सबसे पहले कठोर जीव एक बंजर क्षेत्र के रूप में निवास करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रम की चरण जो होता है अस्थायी मध्यवर्ती समुदाय के लेकर के बदलते रहना। ठीक है, उसके बाद चरम समुदाय में अंतिम वस्तु जो संतुलित है उसमें स्थिर वन पारिस्थितिक में जिससे कोई भी यहाँ पर जो आगे कोई यहाँ पर परिवर्तन ना हो। और द्वितीय अनुक्रमण में आपका हो जाएगा
पहले से बनी अवशिष्ट मृदा। तो करेक्ट आंसर छठे का आपका क्या होगा, छठे के स्टेप से बी आंसर करेक्ट आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर में बोला है कि नीचे दिए गए यहाँ पर अभिकथन कारण है, देखना है इसको। पहली बात है कथन एक कारणार्थ, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता हमेशा सकल प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, सोचो। देखो 7वें का जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा, करेक्ट इनकरेक्ट, पहला करेक्ट है। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध प्राथमिकता हमेशा सकल प्राथमिकता उत्पादकता से ही कम होती है, हमेशा बोला है ना। ऐसे बोलते हैं कि ऐसा वर्ड हमेशा गलत होते हैं, लेकिन गलत यहाँ पर नहीं है, ये बात सही है, ध्यान रखना है इसको। सेकेंड बात है कि किसी व्यापक रूप से प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीय जो उत्पादकता होता है उसमें वर्गीकृत भी कर सकते हैं। सेकेंड बात है पौधों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा का एक हिस्सा शोषण के लिए उपयोग किया जा सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों सही है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी करेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वैश्विक कार्बन सिंक के रूप से प्रभावी ढंग से काम करेगी। एक तो पहला गहरे समुद्री जो महासागरीय बेसिन है, सेकंड सक्रिय ज्वालामुखी है ना, तीसरा पर विशाल आबादी जो पीठभूमि है वो, राइट। चौथी बात यहाँ पर है क्या, सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावन। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 8वें का सही आंसर क्या होगा, 8वें का सही आंसर हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे लगाना सीरियल से कौन से सही होंगे, करेक्ट आंसर है यहाँ से 8वें का। एक तो देखो पहला हो जाएगा यहाँ से आपका गैर समुद्री महासागरीय बेसिन, ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा विशाल आबादित पीठभूमियां, सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावन। लेकिन यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी इसमें नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी इसमें नहीं होगा, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 9 नाइट्रोजन चक्र की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको, पौधों का स्वर्गीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजनीकरण, स्थिरीकरण और विनाइट्रीकरण, इनमें से कौन सा सही है। 9वें का आंसर हो जाएगा जो सही हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा आपका तीसरा नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण प्रक्रिया, सही पहले नंबर पे आएगा ये। उसके बाद इस क्रम के हिसाब से आएगा दूसरा नाइट्रीकरण, पहला आएगा पौधों का स्वर्गीकरण, उसके बाद आपका चौथा आएगा कौन सा, विनाइट्रीकरण। करेक्ट आंसर यहाँ से 3, 2, 1, 4 सही आंसर होगा सी नंबर, 9वें का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 यहाँ से क्वेश्चन 10 है, औषधि पोषक चक्र के बारे में विचार करना है। पहली बात है औषधि पोषक चक्र, ये फास्फोरस चक्र एक औषधि पोषक चक्र होता है। पहली बात क्या है, पहली बात 10वें का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, क्या होगा 10वें का पहला, सोचो। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से बता देता हूँ, ये करेक्ट है। सेकेंड, औषधि पोषक चक्रों में आमतौर पर एक महत्वपूर्ण गैसीय अवस्था का अभाव होता है, ये भी बात करेक्ट है, अभाव होगा। और इसके बजाय वे चट्टानी जो मिट्टी होती है, चट्टानी मिट्टी, पौधे, जानवर, अपघटक, तलछट, इसके माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं, इस फॉलो के माध्यम से। आंसर क्या होगा 10वें का सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 11 है, देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, इसमें बोला है अर्नेस्ट हैकेल, यूजीन ओडम, रामदेव मिश्रा, इनमें से बोला सही यहाँ पर सुमेल करने कौन से सुमेल होंगे। देखो जो सही सुमेल होगा 11वें का ही हो जाएगा क्या, एक तो अर्नेस्ट हैकेल इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन, यूजीन ओडम आधुनिक परिस्थितियों के जनक, रामदेव मिश्रा भारतीय परिस्थिति जनक। आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सभी सही है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं कर रहा है, कौन से युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर यहाँ से सुमेलित नहीं है वो, ये हो जाएगा केवल 2, कैटल एग्रेट और पशुचारण सहुपकारिता, इसका आंसर होगा 12वें का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, 13 नंबर है, जैव विविधता के मुख्य बिंदुओं के बारे में विचार करना है। पहली बात है आनुवंशिक विविधता से तात्पर्य किसी विशिष्ट भौगोलिक समुदाय के भीतर जो मौजूद विभिन्न जैविक प्रजातियों से कुल संख्या से होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 13 का करेक्ट नहीं है, गलत है पहला, क्योंकि आनुवंशिक विविधता से तात्पर्य एक ही प्रजाति के व्यक्ति के जो बीच आनुवंशिक संरचना उससे भिन्नता से होता है। पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, प्रजाति विविधता किसी पौधे या पशु प्रजाति के व्यक्तियों में निहित आनुवंशिक जानकारी से विविधता को मापता है, ये भी बात गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रजाति विविधता होती है इससे तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र या परिस्थिति तंत्र के मौजूद जो विविधता होती है उसके सापेक्षिक बहुलता से होता है। सेकंड गलत हो जाएगा, पहला भी गलत है।
डी। क्वेश्चन नंबर 14 जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में विचार करना है। जैव विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र है जो जैव विविधता से समृद्ध लेकिन गंभीर खतरे के रूप में सामना कर रहा होता है। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, सही बात है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, भारत, बर्मा और स्विट्जरलैंड भारत से संबंधित जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। सेकंड क्या है? सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर सी। 15 इनमें से कौन सा किसे पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति के रूप में मानते हैं? ठीक है, किसे मानेंगे? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मानते किसको? करेक्ट आंसर बी। एक तो लैंडटेल मकाऊ, दूसरा नीलगिरी ताहर, चौथा आपका हो जाएगा माल लबर लॉर्ज स्पॉटेड सीवेट। संघाई हिरण इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना है। 1, 2, 4 करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 16 वन्यजीव प्रजातियों की उसकी जो वर्तमान आयुष्य निर्दिष्ट उसके संरक्षण के हिसाब से विचार करना है। कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर ऑलिव रिडले कछुआ गंभीर रूप से संकटग्रस्त। ये गलत है क्योंकि ऑलिव रिडले कछुआ ये सुभेद या वल्नरेबल में आता है ना, गलत हो जाएगा 16 में। 17 आते हैं 17। क्वेश्चन 17 है सतत विकास लक्ष्य के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसमें पहले यहाँ से 17 में बोला है सतत विकास की जो परिभाषा है इसको सर्वप्रथम 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक एक रिपोर्ट में औपचारिक रूप से दिया गया था और विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपको जो रहेगा ये क्या होगा? करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकेंड, रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में अर्थ समिट का आयोजन किया गया था जहां वैश्विक स्तर पर सतत विकास बढ़ावा देने के लिए एजेंडा 21 और पर्यावरण और विकास की रियो घोषणा अपनाई गई थी। दोनों बातें करेक्ट है। 17 का आंसर 1 और 2 सी। क्वेश्चन 18 इनमें से कौन सा किल्टोन प्रजाति के उत्कृष्ट उदाहरण है? किल्टोन प्रजाति के उत्कृष्ट उदाहरण है कौन से? आंसर हो जाएगा यहाँ से। एक तो पहला समुद्री युद्ध बिलाव द्वारा समुद्री अर्चिन का शिकार करना। पहली बात क्या होगा? 18 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सोचो, देखो 18 का जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ये यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है रेगिस्तानी टिड्डे सभी फसलों में उपयोग करना, ये गलत होगा। तीसरा, कवक गहरा मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा लकड़ी को लिट्ठों में विघटन और स्टारफिश मसल्स का शिकार करना, ये करेक्ट होगा। 1 और 4 यहाँ से इसका सही है ना? 1 और 4 करेक्ट होगा, आंसर यहाँ से ए। क्वेश्चन 19 नंबर है, देखते हैं इसको। इसमें बोले अभिकथन ए और कारणार्थ, ठीक है। फ्लैगशिप प्रजातियों का संरक्षण बोला है, अन्य कई प्रजातियों से संरक्षण करने में मदद करेगा। पहली बात क्या होगी? 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड, उसके वास्तव में सुरक्षा और पूरे परिस्थिति तंत्र में लाभ पहुँचाएगा, ये भी बात सही है। दोनों बातें सही है। क्वेश्चन 20 है, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों में जैव विविधता को कम कर सकती है। पहला क्या होगा? 20 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड, आक्रामक जलीय पौधा जलकुंभी मीठे जल के परिस्थिति तंत्र में अपने तीव्र प्रसार और प्रभुत्व के कारण विश्व भर में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और आर्थिक चुनौतियां पेश करता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बातें सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आक्रामक विदेशी प्रजातियों की विविधता को बात कर रहा है और यहाँ पर यह बात कर रहा है इसकी पारिस्थितिक चुनौती को लेकर के, ठीक है। तो ओनली वन, मतलब दोनों बातें सही है ना, बातें दोनों करेक्ट, लेकिन व्याख्या नहीं करा तो ए यहाँ से आंसर होगा। 21 नंबर, संरक्षित क्षेत्र और मुख्य इसकी प्रजाति कौन कौन सी है? पहली बात आते हैं, पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या होगा? ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगम और डिजिट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये 4 बातें हैं, तो इनमें से मैच करते हैं क्या आएगा। देखो 21 में जो आएगा आंसर, पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या होगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा ये एशियाई शेर, सॉरी गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर। उसके बाद काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा। दाचिगम नेशनल पार्क क्या होगा? दाचिगम नेशनल पार्क आपको हो जाएगा हंगुल। और डिजिट राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा? डिजिट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका 4 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 21 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी सही है। 22 नंबर है, जैव विविधता संरक्षण के बारे में विचार करना है। जैव विविधता संरक्षण के बारे में विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला है कि हाँ, बाह्य स्थानीय संरक्षण जो है, बाह्य स्थानीय संरक्षण ये
किसी लुप्त प्राय पौधे जानवर की प्रजाति को उसके आवास से बाहर मानो नियंत्रित वातावरण संरक्षित करना शामिल होता है। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका 22 का क्या होगा, ये दे रखा है, देखते हैं भी क्या होगा, सही है गलत। सेकंड दे रखा है, सेकंड यहाँ से स्वस्थानीय संरक्षण किसी प्रजाति को वंश को पूरी तरह से हटाकर कृत्रिम प्रयोगशाला में वातावरण में रखना होता है। दोनों बातें क्या है? करेक्ट नहीं है, सिर्फ पहली बात ही करेक्ट है, सेकंड बात गलत है। इसकी सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि प्राकृतिक आवास में प्रजातियों का संरक्षण करना ही स्वस्थानीय कहलाता है और ये संपूर्ण परिस्थिति तंत्र में सब उससे जुड़े वनस्पति जीवों और पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाओं की रक्षा करता है। तो इस वजह से सेकंड गलत होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है इसकी, क्योंकि पहली बात यहाँ पर प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण को बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसमें प्रजातियों के नियंत्रण और पारिस्थितिक जो कृत्रिम को लेकर वातावरण में संरक्षित करते हैं। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन 23, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, अभ्यारण्य के बारे में विचार करना है। राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना किसी राष्ट्रीय उद्यान को सीमाओं के परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 23 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकेंड बात है, वन्यजीव अभियान संरक्षण अभियान के प्रबंधन राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक लचीलापन और आसान होता है। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड बात करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है। 23 का 1 और 2 दोनों यहाँ से करेक्ट है, बोथ 1 और 2 सी। 24 नंबर है अभिकथन ए और कारण आर। देखते हैं इसको। पहला बोला अभिकथन में कि वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्याओं का पिरामिड उल्टा हो सकता है। 24 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहला सही है। सेकंड आर बोला कारण कि कुछ बड़े वृक्ष उच्च पोषी स्तरों की असंख्य शाकाहारी परजीवी और परजीवी आपको आश्रय देते हैं। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों में और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान रूप से पाई जाती हैं? आंसर हो जाएगा 25वें का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो इन दोनों में को वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में पेश किया गया था, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, दोनों ही मामले क्षेत्र में दैनिक संरक्षण की देखरेख के लिए स्थानीय प्रबंधन समिति का गठन आवश्यक होता है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी 25 करेक्ट। 26 बोला है भारत में बाघ अभ्यारण्य की सीमाओं को सूचित या परिवर्तन करने की कानूनी प्रक्रिया के बारे में विचार करने राज्य सरकारें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की औपचारिक सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर सकती है। 26 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। राज्य सरकारों के पास किसी भी बाघ अभ्यारण्य को निरस्त करने का स्वतंत्र अधिकार होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, इसका अधिकार नहीं होता है, ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है यहाँ से। 27 आते हैं, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं हाथी अभ्यारण्य और यहाँ पर राज्य का स्थान कौन सा होगा? 27 पहला बोले कि मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य कहाँ होगा? उड़ीसा। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला पेरियार केरला। सिंह भूमि हाथी अभ्यारण्य किधर है? ये हो जाएगा आपका 4th झारखंड। लेमरू हाथी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर 27 का बी करेक्ट है। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट सोना लिपट सक्रिय रूप में कार्यरत होता है? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर, ये कार्यरत है। डी नंबर, एक तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सभी करेक्ट हैं डी। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी घड़ियाल के प्राकृतिक आवास के रूप में मान्यता प्राप्त है? घड़ियाल के प्राकृतिक रूप में मान्यता प्राप्त है किसे? आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर, ये प्राप्त है किसको? एक तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और एक सतकोशीय वन्यजीव अभ्यारण्य। 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर है, कथन एक कारण। 1990 के दशक में मध्य में भारतीय उपमहाद्वीप में जिप्स प्रजाति के गिद्धों की आबादी में 95% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। 30 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? 31 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, गिद्धों के पंखों और पंजों में अवैध शिकार करने के कारण उनके कई प्रजनन केंद्र समाप्त हो गए हैं। ये बात गलत है क्योंकि गिद्धों की संख्या में इस गिरावट का मुख्य कारण मवेशियों को दी जाने वाली गैर स्टेरॉइड सूजन रोधी दवा जिसको बोलते हैं नसेड और डाइक्लोफेनाक, इसका उपयोग है ना। तो बात गलत है क्योंकि डाइक्लोफेनाक यहाँ पर किसी जानवर को देंगे वो मरेगा, तो दूसरा गिद्ध खाएगा तो क्या वो उससे बीमार पड़ेगा, वही मरेगा, है ना। तो इस वजह से इसकी कमी देखी गई थी, इस वजह से डाइक्लोफेनाक पर इन लोग को देने पर जानवरों को रोक लगाई गई थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 30 का सी करेक्ट है। 31 नंबर है, भारत में गंगा डॉल्फिन के संबंध में विचार करना है।
गंगा डॉल्फिन को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2010 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 31 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि गंगा डॉल्फिन को जिसे गंगा डॉल्फिन या सुसु के नाम से भी जाना जाता है और ये भारतीय उपमहाद्वीप की एक स्थानिक मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजाति है। ठीक है, और इसे जो 2009 में घोषित किया गया था, 10 में नहीं। सेकेंड है ये वन्यजीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। ये बात करेक्ट है, ओनली 2 बी। क्वेश्चन 32 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में गैंडे संरक्षण के लिए रणनीतिक ढांचे के बारे में विचार करना है। पहला, इंडियन राइनो विजन 2020 की शुरुआत असम में 7 संरक्षित क्षेत्रों जंगली गैंडों की कुल आबादी को बढ़ाने के लिए की गई थी। 32 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, एक सींग वाला गैंडा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध, जो गैंडे के सींगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। दोनों बातें सही है। 32 का आंसर करेक्ट सी। 33 नंबर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में विचार करना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। पहला क्या होगा? 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से 33 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। सेकेंड, ये एक छोटा हल्का समुद्री पक्षी है जो गहरे समुद्र की मछलियों का शिकार करने के लिए हिंद महासागर में प्रवास करेगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि ये कोई समुद्री पक्षी नहीं है और ना ही महासागरों में प्रवास करेगा। ओनली 1 करेक्ट है। 34 नंबर है ऑलिव रिडले कछुआ के बारे में विचार करना है। ऑलिव रिडले कछुआ ने अपने सामूहिक घोंसला बनाने के लिए प्रसिद्ध, जिसे अरीबाडा कहा जाता है। 34 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, ऑलिव रिडले कछुआ समुद्री कछुओं की विश्व में सबसे अधिक संख्या प्रजाति है। दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर सी। 35 सूची को सूची 2 को मैच करना है। रिजर्व और इसके शामिल होने वाले कुछ जिले हैं। 35 नंबर में देखते हैं। पहला बोला है कि दुधवा टाइगर रिजर्व सबको पता है, लखीमपुर खीरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किधर होगा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका पीलीभीत। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका जाएगा दूसरा बिजनौर और रानीपुर चित्रकूट। करेक्ट आंसर डी। 36 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से वर्तमान अभयारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व नेटवर्क के संरक्षणात्मक भाग होगा? इसका आंसर 36 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए करेक्ट है। यहाँ से एक तो किशनपुर यहाँ पर वन्य अभयारण्य, दूसरा है कतनिया घाट वन्य अभयारण्य। दो यहाँ से करेक्ट हैं। हस्तिनापुर वन्य अभयारण्य और चंबल इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये वन्य अभयारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व के नेटवर्क का भाग हैं 1 और 2। 37 नंबर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संबंध में विचार करना है। ये वर्ष 2020 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीता था। पहली बात 37 का क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकेंड, ये रिजर्व संकटग्रस्त स्वयं डियर, बारहसिंगा और दुर्लभ हैंसपिड हेयर वाले जो होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण आवास होगा। ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में एकदम करेक्ट हैं। 38 है अभिकथन है कारणार। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधित एक समग्र कानून माना जाता है। 38 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। पहली बात सही होनी चाहिए, हाँ सही है। दूसरी बात है यह अधिनियम केंद्र सरकार को विभिन्न प्राधिकरण की कार्रवाई को समन्वय और स्थापित करने को लेकर पर्यावरणीय गुणवत्ता में मानक निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा, इसकी व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन 39 39 नंबर है सूची को सूची 2 को मैच करते हैं वन्य अभयारण्य और यहाँ पर इसके राज्य कौन से होंगे 39 में। पहला देखो, पहला यहाँ से ये बोला है भीतरकनिका वन्य अभयारण्य। भीतरकनिका वन्य अभयारण्य क्या होगा? ये ओडिशा। कोरिंगा वन्य अभयारण्य, कोरिंगा वन्य अभयारण्य आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भद्रा वन्य अभयारण्य, भद्रा वन्य अभयारण्य आपका चौथा मतलब कर्नाटक। चिन्नार वन्य अभयारण्य केरला। करेक्ट आंसर 39 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 40 नंबर है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के संबंध में विचार करना है। ये चारों राज्य फैला एक संरक्षित क्षेत्र होगा और ये घड़ियाल तथा रेड क्राउन रूफ टर्टल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 40 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है? नहीं, पहला गलत है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ से पहली बात इसकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, पहली गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह अभयारण्य चंबल नदी के किनारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिसंगम पर स्थित है। ओनली 2 ए। 41 है
इनमें से बताने कि संगठन और इसके यहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर होंगे 41 में। पहली बात है संगठन आयुसियन है ना, आयुसियन, हाँ। तो देखो आयुसियन का हो जाएगा आपको यहाँ से ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। UNFCCC का हो जाएगा आपका कहाँ पर, ये पहला बॉन जर्मनी। CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आंसर हो जाएगा क्या इसका, इसका मैच करेंगे तो आएगा क्या आएगा इसका, CBD का होना चाहिए मॉन्ट्रियल कनाडा। UNEP का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम केन्या नैरोबी। करेक्ट आंसर 41 का बी। 42 आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन है कारनार, ठीक है। देखते हैं इसको। किसी आर्द्रभूमि स्थल में रामसर सचिवालय द्वारा मेजबान अनुबंधित देश की सहमति के बिना मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है। 42 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकेंड, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड को रामसर सूची में एक हिस्से के रूप में बनाए रखा जाता है ताकि उन स्थलों को रेखांकित किया जा सके जिसे तत्काल वैश्विक संरक्षण ध्यान की आवश्यकता होगी। सेकेंड बात सही है, आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन 43 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। उत्तर प्रदेश रामसर स्थल और इसके जिले की स्थिति क्या होगी। पहली बात, पहला है सूर सरोवर कीठम झील, है ना। सूर सरोवर कीठम झील क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका आगरा। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य क्या होगा, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका हो जाएगा यहाँ से बी का रायबरेली, है ना। उसके बाद आपका होगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, और सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य किधर होगा, बलिया, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से डी का क्या होगा, डी का 3 है ना, हाँ ठीक है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 44 आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। सूची को सूची 2 को फिर से मैच करते हैं, देखते हैं 44 को। पहला सतत विकास लक्ष्य बोल रहा है और इसके विषय क्या थीम, इसकी क्या थी, मतलब क्या विषय पर रखे गए थे ये डेवलपमेंट गोल जो थे। पहला वो रखा है LTG 6। LTG 6 क्या होगा, देखो LTG 6 है, ये आपको हो जाएगा स्वच्छ एवं जल स्वच्छता को लेकर के, ठीक है। उसके बाद LTG 3 ये हो जाएगा अच्छी स्वास्थ्य कल्याण। अगला हो जाएगा आपका LTG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। LTG 17 लक्ष्यों के लिए साझेदारी। करेक्ट आंसर यहाँ से 44 का ए करेक्ट है, ठीक है। 44 के बाद 45 आते हैं। 45 नंबर है, इसमें बोला है कि सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। पहली बात, पहले यहाँ पर पुस्तक और इसके लेखक कौन कौन होंगे, ठीक है। देखते हैं इसको, पुस्तक और लेखक में 45 में पहला द पॉपुलेशन बॉम्ब। द पॉपुलेशन बॉम्ब हो जाएगी आपकी पॉलर एरलिच। सेकेंड साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग आपका हो जाएगा यहाँ से क्या, रचिल कॉर्सन, ठीक है। उसके बाद अगला है थर्ड यहाँ पर स्मॉल इज जो ब्यूटीफुल है, ये किसका होगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। सेकेंड मतलब इज ऑफ सुमाकर, है ना। थर्ड है द इकोलॉजी ऑफ कॉमर्स, करेक्ट हो जाएगा पॉल हॉकिन। करेक्ट आंसर 45 का सी। 46 है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन तथा उसके संबंधित प्रारंभिक वर्ष के हिसाब से सही सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट क्या होगा, बी करेक्ट है। एक तो देखो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट है सेव साइलेंट वैली कैंपेन 1952, ये इसका सम्मिलित नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट 46 का, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा 46 का 4 है तो केवल बी। 47 नंबर है नीचे दिए गए भी कथन और कारण है, देखते हैं इसको। अभिकथन आदि भूमि को प्राय पृथ्वी की कुर्ती कहा जाता है। 47 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड आदि भूमि रासायनिक जैविक निस्पंदन को सुगम बनाती है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में विचार करना है। मैंग्रोव वन केवल उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षांशों में ही उगते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात तो गलत लग रही है, गलत नहीं है, एकदम सही है, सिर्फ वहीं पर उगेंगे। वनस्थल में और समुद्र के स्वच्छ जल और संगम में एक विशिष्ट प्रतंत्र का निर्माण भी करते हैं। सेकेंड मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र चक्रवातों और तूफानी महोर्मी के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोधक के रूप में काम करते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है ना, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि वो ये कटाव को, जो बाढ़ होता है, ये सब चीज़ को रोकते हैं। दोनों बातें करेक्ट है। 48 का आंसर सी। 49 अभिकथन है कारणार वैश्विक स्तर पर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि प्रवाल भित्तियों के संरक्षण को रोकती है, तेज करती है। पहला 49 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। सेकेंड
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से समुद्री जल में अधिक अम्लीय हो जाता है, जिससे क्या होता है, प्रवालों द्वारा अपने कंकाल में निर्माण हेतु आवश्यक कार्बोनेट आयनों की क्षमता मात्रा कम हो जाएगी। दोनों बातें सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 49 डी। क्वेश्चन 50, भारत में बन्नी घास भूमि जो है उसके बारे में विचार करना है। ये घुमंतु समुदाय मालधारियों का निवास स्थान होता है। 50 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है, करेक्ट है, सही है। सेकंड, ये एशिया की सबसे बड़ी घास भूमि है जो गुजरात में कच्छ विशाल रण के लिए निकट है। दोनों बातें सही है। 50 का आंसर सी 1 और 2 करेक्ट है। 51, नीचे दिए गए भी कथन और कारण। अनेक मरुद्भिद पौधे की पत्तियां कांटे में स्थानांतरित हो जाती हैं। 51 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। सेकंड, पत्ती की सतही क्षेत्रफल में कमी वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि न्यूनतम हो जाती है। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। 51 का आंसर डी। 52, अभिकथन एक कारण आर, अभिकथन नहीं, यहाँ पे मैचिंग करना है आपको। वन के प्रकार और यहाँ पर इसकी विशेषता दे रखी है, कौन सा सही होगा। देखो पहला हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये सघन बहुस्तरीय वनस्पति होती है, ठीक है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये शुष्क वृक्ष मौसम में अपने पत्ते गिरा देती है ना। और उसके बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये कांटेदार झाड़ियों की उपस्थिति होती है। और अल्पाइन वन, ये सुईनुमा पत्तियों के वाले वृक्ष होते हैं। आंसर ए करेक्ट है। 53 नंबर है, नीचे दिए गए भारतीय जो राज्य हैं उसके मैंग्रोव आवरण के क्षेत्र के हिसाब से घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा घटता क्रम इसका ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका आएगा हाँ ठीक है, उसके बाद आपका आएगा तीसरा मतलब गुजरात, उसके बाद चौथा आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद पहला आपका उड़ीसा। करेक्ट आंसर बी होगा यहाँ से ना, हाँ ठीक है, बी करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। क्या करना था इसमें, घटते हुए क्रम में रखना है ना। तो घटते क्रम में पश्चिम, हम लोगों ने क्या रखा है पहले, पश्चिम बंगाल ना। पश्चिम बंगाल में कितना है, 21 से 19, और आंध्र प्रदेश में 21। हाँ ठीक है, सही है। आंसर क्या होगा, 24341 करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे क्वेश्चन आते हैं 54 नंबर। 54 वाला निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। सामाजिक वानिकी को सबसे अच्छे रूप से परिभाषित करता है कौन, ये सामुदायिक, निजी और समान भूमि पर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण और प्रबंधन का प्राकृतिक रूप से दबाव में कमी लाता है। बी आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यूपीपीसीएस इसका क्वेश्चन पूछ चुका है पहले यूपीएससी ने पूछा था, फिर यूपीपीसीएस ने पूछा था, ठीक है। क्यों पूछा था, क्योंकि इसका 10 साल पूरा हुआ था उस टाइम पे, 2019 में पूछा था। पीवाईक्यू में होगा क्वेश्चन ये। तो देखो पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से 55 का एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। सेकेंड बात है इसकी अधिकार, वन क्षेत्र जो इसके क्षेत्र वन जीव अभ्यारण्य है उसके 1972 पर होगा। ये बात गलत है ना। सेकेंड बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये 1972 का नहीं होगा, ये भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत होगा, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है। आंसर 55 का एक बात सही है, तो डी। 56 नंबर है, मृदा पर्दन के बारे में विचार करना है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वायुपर्दन मुख्य रूप से पाया जाता है या प्रमुख रूप से पाया जाता है। पहली बात 56 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बोला कि पर्दन प्रायः दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें मृदा पर्दन के समान रूप से होता है। एकदम सही बात है, दोनों सही है 56 में। 57 नंबर है, इसमें बोले अभिकथन है कारणार, ठीक है। देखते हैं इसको। इसमें अतिचरण जो होता है, फिफ्टी 57 नंबर है, यहाँ पर अभिकथन कारण है। अतिचरण मरुस्थलीकरण के कारणों में से एक होता है। 57 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट है एकदम। सेकंड, अतिचरण वनस्पति आवरण को नष्ट करती है और मृदा पर्दन होने लगता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही हैं, डी। क्वेश्चन नंबर 58, जलाक्रांता के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। जलाक्रांता तब होता है जब जल स्तर पौधों के जड़ क्षेत्र के निकट पहुंच जाता है। पहली बात क्या होगी, 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकंड, जलाक्रांता परिणाम स्वरूप मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात भी सही है इसकी, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हो जाएंगी इसकी, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 59 नंबर। 59 है, अभिकथन है और कारण आर। जैविक खेती सतत और जैविक जो होता है विविधता उसमें संरक्षण में योगदान देती है। पहली बात 59 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है।
सेकेंड, जैविक खेती में जैविक खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरक तथा फसल चक्र के उपयोग पर बल दिया जाता है। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है ना, डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है पर जिन्हें किन्हें जैव उर्वरक मानता है, निम्नलिखित में से किन्हें जैव उर्वरक मानते हैं, बताना है आपको। आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर। एक तो एजेटोबैक्टर, नीलहरी शैवाल, राइजोबियम और एजोस्पिरिलिज्म। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी, सभी को यहाँ पर क्या है, जैव उर्वरक मानते हैं हम लोग। ठीक है। 61 है, जैव कीटनाशक के रूप में बैसिलस थुरिनजिमसेसिस के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। पहला है, ये एक प्राकृतिक मृदा जीवाणु जो कुछ विशिष्ट कीटनाशी क्रिस्टली प्रोटीनों का उत्पादन करता है। 61 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, ये विषाक्त प्रोटीन कीट के मांस में अम्लीय वातावरण के संपर्क में आने पर ही सक्रिय होता है। सेकेंड बात गलत होगा, क्योंकि ये कीट आंत ये क्षारीय वातावरण के क्रिस्टोन जो होते हैं प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन होती है, उसको घोल देता है ना, और ये निष्क्रिय टॉक्सिन सक्रिय टॉक्सिन के रूप में प्रवर्धित कर देता है, और टॉक्सिन आंत की उपकला कोशिकाओं के रिसेप्टर्स में बंधा जाता है। ठीक है, ओनली वन यहाँ से करेक्ट होगा इसका, सेकेंड यहाँ से गलत है बात। 62 नंबर है, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। फसल अवशेष जलाना कुछ किसानों द्वारा इसलिए पसंद किया था क्योंकि वह फसल कटाई के बीच खेतों को साफ करने का अत्यंत तीव्र कम लागत तरीका होता है। एकदम सही बात होनी चाहिए, पहले एकदम सही है। सेकेंड बात है, फसल अवशेष जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और मेथेन CH4 का उत्सर्जन होता है। ये बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन बातें दोनों करेक्ट हैं। दोनों में देखो, दोनों चीज़ में डिफरेंस होता है, दोनों स्टेटमेंट तुम्हारे करेक्ट हो गए, पहले ही पता होना चाहिए। अब क्या ये बात व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, ये व्याख्या नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग फसल अवशेष जलाने को लेकर के, ये नहीं बात कर कि कौन सी गैस निकलती है, गैसों की तो बात ही नहीं कर रहे थे यहाँ, है ना। तो ये बात यहाँ स्टेटमेंट जो रहेगा करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। 63 नंबर है, प्राथमिक और द्वितीयक वायु प्रदूषक के बारे में विचार करना है। प्राथमिक प्रदूषक हानिकारक गैस हो या कण होते हैं जो किसी स्पष्ट स्रोत से सीधे हवा में छोड़े जाते हैं, जैसे कि कारखाने या चिमनी में ककार का धुआं। 63 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, अम्लीय वर्षा, भूस्तरीय ओजोन द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। 63 का आंसर 1 और 2 सी आंसर होगा। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कणकीय पदार्थ उत्सर्जन के प्रत्यक्ष स्रोत हो सकते हैं। आंसर 64 का क्या होगा, 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका। एक तो कोयला जलाने वाले ताप विद्युत संयंत्र द्वारा उत्सर्जित सूक्ष्म राख का कालिक। सेकेंड बात है, निर्वाण और स्थलों की कच्ची सड़कों को उड़ने वाली सिलिका सीमेंट धूल। और तीसरा हो जाएगा तटीय चट्टानों पर किनारे प्रबल समुद्री तरंगों में हवा में विस्तृत समुद्री नमक का छिड़काव। तीनों बातें करेक्ट हैं। 64 का 1, 2, 3 सभी करेक्ट है। 65 नंबर है, फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में विचार करना है। फोटोकेमिकल स्मॉग सबसे आसानी से सर्दियों में उन दिनों में बनता है जब बादल छाए रहते हैं और वर्षा होती है तथा आर्द्रता का स्तर सर्वाधिक होता है। यहाँ पे सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक कम होता है, क्या होगा सोचो। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगी, गलत है। क्यों, किस वजह से गलत है, देखो पहला स्टेटमेंट हमारे इस वजह से गलत है क्योंकि सेकंड तो करेक्ट हो जाएगा। देखो क्योंकि जो NOx होता है हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति होती है इसमें, है ना, उसके कारण तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसे स्मॉग उत्पन्न करने को लेकर प्राथमिक तत्व देखे जाते हैं। ये बात क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और पहली बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग या लॉस एंजल्स प्रकार स्मॉग भी कहा जाता है। इसके निर्माण में प्रमुख अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि तीव्र धूप, उच्च तापमान, भारी वाहन को यातायात और निम्न पवन गति। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। ठीक है। 67 निम्नलिखित में से कौन सी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मटर, चना और मूंगफली। गेहूँ इसमें नहीं होगा। 67 बी करेक्ट आंसर। गेहूं एक अनाज फसल है और समानतः वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। क्वेश्चन 68 नंबर है, पारंपरिक ईंधन लकड़ी का उपयोग करने वाले बंद रसोई घर के भीतर समानता निम्नलिखित में से किन या कौन से प्रदूषक पाए जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें से एक तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अति सूक्ष्म काले कार्बन कण और सल्फर हाइड्रोक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आंसर क्या होगा, सभी डी। 69 है,
रामसर साइट्स यहाँ पर दे रखी हैं और इसके राज्य दे रखे हैं, कौन से होंगे। पहली बात देखो, पहला हो जाएगा यहाँ पर तवा जलाशय, क्या होगा, तवा जलाशय आपका हो जाएगा केरल, नहीं, तवा जलाशय आपका मध्य प्रदेश। हरिके वेटलैंड, हरिके वेटलैंड आपका हो जाएगा पंजाब। सस्थमेटकोटा झील, सस्थमेटकोटा झील हो जाएगा आपका क्या, 4 केरला। चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल। करेक्ट आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का सर्वोत्तम वर्ड से वर्णित करता है। 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 70 का आंसर हो जाएगा पोषक तत्व के कारण जल निकाय समृद्ध होना, जिससे कृषि सवालों में अत्यधिक वृद्धि होती है। आंसर 70 का भी करेक्ट है। 71 जैव संचयन के संबंध में विचार करना है। जैव संचयन जो होता है ये तब होता है जब कोई किसी जीव पदार्थ को उसके निष्कासन की गति अधिक तेज और शोषित करेगा तो। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड 71 का देखो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से जो होगी इसकी, ये जैव संचयन किसी खास श्रृंखला में क्रमिक पोषण स्तरों के साथ किसी प्रदूषक सांद्रता जो होती है उसकी वृद्धि को संदर्भित करती है। ये बात करेक्ट है। ये बात करेक्ट है नहीं, ये बात करेक्ट नहीं होगी, गलत है बात, है ना। सिर्फ पहली बात करेक्ट है, क्योंकि जैव संचयन और जैव वर्धन दो भिन्नताएं होती हैं, प्रक्रिया होती हैं अलग। और ये जैव संचयन एक ही जीव के शरीर के किसी प्रदूषक के एकत्र होने को संदर्भित करती है, जबकि जैव वर्धन किसी खास श्रृंखला में क्रमिक और पोषण स्तरों के साथ किसी प्रदूषक सांद्रता को वृद्धि को संदर्भित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं आंसर क्या होगा। सिर्फ पहला करेक्ट है यहाँ का। क्वेश्चन 72 है, क्लासिकल स्मोक मुख्यतः किससे बना होता है। आंसर क्या होगा, 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शीतल एवं आर्द्र परिस्थितियों में सल्फर डाइऑक्साइड की कड़की पदार्थों से। बी 72 का सही आंसर है। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारी धातु प्रदूषण से सही रूप में संदर्भित करता है। आंसर 73 का हो जाएगा करेक्ट। ये एक तो इटाई रोग कैडमियम विषाक्तता के कारण, ठीक है, उसके बाद मिनीमाता रोग पारिक विषाक्तता के कारण, और ब्लैकफुट रोग आर्सेनिक विषाक्तता के कारण। तीनों बातें सही है। आंसर ये सभी धातु प्रदूषण के रूप में संदर्भित करते हैं। डी नंबर। 74 जलीय पारतंत्र के तापीय प्रदूषण के बारे में विचार करने कौन सा प्रभाव से संबंधित होगा। पहला बोला यहाँ पर विलित ऑक्सीजन में स्तर की कमी, करेक्ट है, तापमान बढ़ने के साथ साथ इसमें विलेयता घट जाती है। सेकेंड जलीय जीवों में प्रजनन चक्रों का व्यवधान, ये भी करेक्ट है। तीसरा आक्रामक उष्माश्रेयी जो प्रजातियों उसकी वृद्धि को लेकर बढ़ावा देना, ये भी करेक्ट है। और जल में भारी धातुओं का विलेयता में वृद्धि करना, चारों बातें करेक्ट है। 74 का 1, 2, 3, 4 डी। 75 ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम 2000 के संबंध में विचार करना है। ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम 2000 को पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के अंतर्गत अनुसूचित किया गया था। 75 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय अनुमेय परिवेशी शोर स्तर 75 dB होता है, करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर क्या है, सी। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के 75 dB उच्चतम सीमा दी गई है, और वाणिज्यिक क्षेत्र को लेकर के 65 dB, और आवासीय जो क्षेत्र होते हैं उसको लेकर के 55 dB, है ना। ये आंसर 75 का सी। 76 नंबर है, नीचे दिए गए विकथन और कारण है, देखते हैं इसको। प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक पर्यावरणीय संकट है जो समुद्री और स्थलीय दोनों प्रकार की विविधताओं को लेकर गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से 76 का क्या होगा, करेक्ट है, ये सही है। सेकेंड बोला प्लास्टिक जैव अपघटनीय नहीं होते हैं तथा पर्यावरण में सैकड़ों वर्षों में बने रहने और ये पूर्णतः समाप्त होने के लिए बजाय उनमें छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक में विघटित हो जाते हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं। 76 का 1 और 2 दोनों करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा डी यहाँ से करेक्ट आंसर 76 का। तो इस टाइप से हम लोग 76 से क्वेश्चन करेंगे, आगे करेंगे 77 से 150 तक हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है। और एक बात और, जो अपने यूकेटी के 3 टेस्ट हो गए, वो भी तीनों टेस्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देख सकते हो, है ना। एनवायरमेंट इकोलॉजी का भी तीसरा टेस्ट था, वो भी देख सकते हो। और चौथा टेस्ट हम लोग इकोनॉमिक का लेके आने वाले, अर्थव्यवस्था का, वो हम लोग कल करेंगे शायद। ठीक है, जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट देता रहूँगा, तो वहाँ से जुड़े रहो। और आंसर राइटिंग आपको जरूर करना है। अभी यूपी पीसीएस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए टाइम है, तो आंसर राइटिंग के मैं 3 क्लासेस भी करा चुका हूँ, फिर से कंटिन्यू स्टार्ट करूँगा जल्दी, तो वो भी तीनों आप लिख सकते हो। आंसर मैंने प्रैक्टिस भी कराई कैसे कैसे आपको आंसर लिखना है ना। कुछ पूछना रहेगा तो आप जुड़ के टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।